Hi, good morning guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास 8th के पॉलिटिकल साइंस के 4th लेसन जुडिशरी की स्टडी करेंगे। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि इंडिया के जुडिशरी सिस्टम क्या है, ये कैसे वर्क करता है, जुडिशरी सिस्टम इंडिपेंडेंट कैसे रह पाता है, क्या भारत का जुडिशरी सिस्टम इंडिपेंडेंट है या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पर डिपेंड करता है, क्या इसे कोई दूसरा एलिमेंट्स प्रभावित करता है जिसकी वजह से ये अपना निर्णय सही रूप से नहीं दे पाती है, और ये अपने स्टेटस को किस तरह से मेंटेन कर पाती है। इन सब की स्टडी आज हम इसी वीडियो में करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। आगे बढ़ते हैं, बेल आइकन को दबा के रखें। यस, व्हाट इज जुडिशरी। सबसे पहले कि जुडिशरी होती क्या है। जुडिशरी इज द वन ऑफ द पिलर्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के मोस्टली 3 ऑर्गन्स माने जाते हैं। जुडिशरी इज 1, सेकंड इज लेजिस्लेचर, थर्ड इज एग्जीक्यूटिव्स है ना। उनमें से जुडिशरी नंबर 1 एक पिलर है, स्तंभ माना जाता है। एक डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाने के लिए, डेमोक्रेसी को सफल बनाने के लिए जुडिशरी का होना बहुत ही जरूरी है। सही जुडिशरी का होना जरूरी है ताकि लोगों को सही न्याय मिल सके। द जुडिशरी इज दैट ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट इंटरप्रेट द लॉ। गवर्नमेंट की वह ब्रांच है जो लॉ की व्याख्या करती है, सेटल डिस्प्यूट्स को सेटल करती है, एडमिनिस्ट्रेट्स जस्टिस टू ऑल सिटीजन्स, और सभी लोगों को न्याय प्रदान करती है। ये जुडिशरी की डेफिनेशन है। दिस इज कंसिडर्ड द वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का वॉचडॉग है, हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी का रखवाला है, ये गार्ड है। डेमोक्रेसी के में जो राइट्स होती हैं, ह्यूमन राइट जो होती हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन करने का काम जुडिशरी करती है। ऑल्सो द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट, ये कॉन्स्टिट्यूट का गार्जियन भी मानी जाती है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि जुडिशरी का है। जुडिशरी भारत के संविधान का रक्षक है, भारत के संविधान का ओनर है। संविधान की जो व्याख्या करने का जो अधिकार है वो न्यायपालिका को है। न्यायपालिका हमारे अधिकारों को का कहीं भी हनन हो रहा है तो उसे रोकती है और उसे लोगों को मानव अधिकार दिलाने का कार्य करती है। आगे और देखते हैं। फॉर डेमोक्रेसी टू फंक्शन इफेक्टिवली, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जुडिशरी प्रॉपरली काम करे, इसके लिए इट इज इम्पेरेटिव टू हैव एन इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। डेमोक्रेसी सफल तभी कहलाएगी जब वहां पर निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका हो। निष्पक्ष का मतलब वहां लोगों को निष्पक्ष रूप से न्याय मिले। निष्पक्ष और स्वतंत्र का मतलब वो स्वतंत्र हो, उसके ऊपर किसी दूसरे सरकारी अंग तंत्र का कोई भी प्रभाव नहीं हो, वो अपना निर्णय सही और स्ट्रिक्ट और सबूतों के आधार पर प्रॉपरली दे पाए। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी ऑल्सो डज नॉट मीन दैट जुडिशरी फंक्शंस आर्बिट्रेरली एंड विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। अब इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कर ले, स्वतंत्र है, नहीं। इंडिपेंडेंस का मतलब है वह अपना कार्य बिना किसी आर्बिट्रेरी के, बिना किसी पक्षपात के और जवाबदारी के साथ में करे, जवाबदारी के साथ में करे। दिस इट इज अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जुडिशरी। ये जुडिशरी जो है वो संविधान के लिए जवाबदेही है। संविधान के में जो लिखा है वो सही रूप से इम्प्लीमेंटेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसकी जवाबदारी हमारे जुडिशरी की है। आगे और देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशरी। अब इंडियन जुडिशरी क्या है, ये कैसे काम करती है, ये देखते हैं। तो इंडियन जुडिशरी में सबसे ऊपर जो न्यायपालिका, जो न्यायालय है, वो सुप्रीम कोर्ट है, जो कि इंडिया का एक है, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। इसके नीचे जो कोर्ट्स हैं उनको हाई कोर्ट्स बोलते हैं। सभी स्टेट्स में अपने अपने हाई कोर्ट है। राज्य स्तर का उच्च कोर्ट माना जाता है, उसे उच्चतम उच्च न्यायालय कहते हैं। वो हाई कोर्ट हर राज्य में एक है। कुछ राज्य जिनका 2 का 1 हो सकता है, लेकिन सबकी
हाई कोर्ट्स होते हैं। इन हाई कोर्ट्स के नीचे सभी जिलों के अंदर, उस स्टेट के सभी जिलों के अंदर स्टेट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जिला न्यायालय होते हैं, जिला न्यायाधीश बैठता है वहाँ पे जो मामलों की सुनवाई करता है। इसके अलावा इन जिला न्यायालयों के नीचे सब ऑर्डिनेट उपखंड न्यायालय जो होते हैं, है ना, उपखंड मजिस्ट्रेट जो उसमें कार्यरत होते हैं वो न्याय करते हैं। इस तरह की चेन बनी हुई होती है। इसके अलावा कुछ और तरह के न्यायालय होते हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ क्रिमिनल कोर्ट भी होता है, और मैं कह सकता हूँ सिविल कोर्ट भी हो सकता है। इस तरह कुछ और, इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, सीबीआई न्यायालय होता है ना, जो सीबीआई कोर्ट जिसे बोलते हैं, है ना, अलग अलग तरह के कोर्ट्स होते हैं। लेकिन मोस्टली जो एक कोर्ट की चैन जो होती है वो यही होती है, यहीं से ये इन दोनों के केस जो है उन्हीं दोनों के अंडर में आते हैं। ये केस की कैटेगरी है कि केस सिविल है या क्रिमिनल है, उनकी डिवाइजेशन किया गया है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आगे और देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी करती क्या है? तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जुडिशरी का कार्य है कोई भी विवाद जो हो रहा है उसको सुलझाने। अब कौन कौन से विवाद सुलझाती है? The judicial system provides a mechanism to resolving disputes between citizens। यदि दो नागरिकों के बीच में अधिकार को लेकर के, कुछ क्षेत्र को लेकर के अगर कोई विवाद हो गया है तो उसे जुडिशरी सोल्व करती है। बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के साथ में, सिटीजन और गवर्नमेंट का कोई झगड़ा हो जाए, बिटवीन टू स्टेट्स गवर्नमेंट्स, दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम चलती है, जिसमें कह दूं किसी क्षेत्र को लेकर के, किसी नदी जल समझौते को लेकर के, किसी खनिज को लेकर के, या किसी राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर के, इस तरह के जो नेशनल लेवल के इश्यूज को लेकर के कोई दो स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो उसे, उसकी सुनवाई जुडिशरी करती है, हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इस तरह से वो चलती है। आगे देखते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, हमारे सुप्रीम कोर्ट का कार्य है कि वो जुडिशियल रिव्यू करे एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट। कौन? सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा न्यायालय माना जाता है जो भारत के संविधान के ऊपर अपनी टिप्पणी देता है। और मैं ये भी कह सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट वो कोर्ट होता है जो फाइनल रिव्यू करता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जो भी डिसीजन दिए जाते हैं उन डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट उन निर्णयों को दोबारा अपने अंदर अवलोकन कर सकता है, उनको रिव्यू कर सकता है। ओके, द जुडिशरी ऑल्सो हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन द पर्टिकुलर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इफ इट बिलीव्स दैट दीज आर द वायोलेशंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट। यदि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि यहाँ ह्यूमन बीइंग के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें उस केस को कैंसिल कर सकता है। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, इसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि ये पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून पास किया जाता है, जो कानून पार्लियामेंट बनाती है, उसका रिव्यू भी जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट करता है। हाई कोर्ट, जो लोअर कोर्ट जितने भी है, उनके द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय का रिव्यू करने का अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट को है, जो कि जुडिशियल सिस्टम का पार्ट है। आगे और देखते हैं, एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने का कार्य वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है। एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और टू द हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। यदि आपको लगता है कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। आगे और देखते हैं, व्हाट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। आप इंडिपेंडेंट जुडिशरी से क्या समझते हैं? देखते हैं क्या समझते हैं। द कंट्रोल दैट पॉलिटिशियंस होल्ड ओवर जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। ये थोड़ी बात अलग लिखी हुई है। यदि हमारे जज के ऊपर यदि राजनीतिकों का अगर कंट्रोल हो, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का अगर कंट्रोल हो, तो जज एक प्रॉपर निर्णय नहीं ले पाता है। तो क्या करना है इसके लिए? दिस लेक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट्स इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन। यदि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, यदि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, यदि हमारी जुडिशरी पॉलिटिकल पार्टीज के अंडर में होती, तो जज के द्वारा लिए गए निर्णय इम्पार्शल नहीं होते, वो निष्पक्ष नहीं कहला सकते। वो जज
जज जो है वो एक सही निर्णय नहीं ले सकता। तो क्या किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस बाय प्रोवाइडिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। और इसलिए हमारे संविधान के अंदर जुडिशरी को इंडिपेंडेंस रखने के लिए, स्वतंत्र रखने के लिए कुछ कदम उठाए। वो क्या क्या कदम, अब हम उनकी स्टडी करेंगे। वो क्या कदम देखते हैं, हाउ जुडिशरी इज इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट कैसे बन सकती है जुडिशरी, उसकी हम स्टडी करते हैं, देखते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने का एक फॉर्मूला, मैं भी इसको पढ़ा दे रहा हूँ, समझ लीजिए। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करने का एक फॉर्मूला जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने निकाला वो था कि पावर को सेपरेट कर दिया गया। पावर को सेपरेट करने का मतलब है, हमारे संविधान के अंदर सरकार के 3 अंग माने जाते हैं। लेजिस्लेचर, जिसे विधान परिषद कहते हैं, जिसमें कह सकता हूं पार्लियामेंट जो हमारी है, एक एग्जीक्यूटिव जो बनाए गए कानून को लागू करने में सहयोग करती है, एक जुडिशरी। ये 3 अंग होते हैं। कानून बनाने वाला लेजिस्लेचर कहलाता है, कानून को इंप्लीमेंट करने वाला एग्जीक्यूटिव कहलाता है, कानून को जांचने वाला जुडिशरी कहलाता है। ये सरकार के 3 अंग है। ये तीनों अंग बिल्कुल अलग अलग है, ये तीनों अलग बिल्कुल अलग अलग है और तीनों पैरेलल है। तीनों का कद एक बराबर है, कोई किसी ऊपर नीचे नहीं है, कोई किसी से ऊपर नीचे नहीं है। तीनों पैरेलल है। तीनों क्या है, तीनों की रैंक एक है, तीनों की ग्रेड एक है, इसलिए कोई भी किसी के अंडर में नहीं रहता। अब दूसरी बात, जुडिशरी के अंदर काम करने जो जज होते हैं उनको नियुक्त करने का अधिकार तो हालांकि पॉलिटिशियन को दिया गया, लेकिन वो भी लिमिटेड मात्रा में दिया गया हुआ है, इसलिए पॉलिटिशियन जजेज को कंट्रोल नहीं कर सकते। लॉ बनाने का जो अधिकार है वो हमारे एमपीज को दिया गया है, जिसमें वो लॉ बना सकते हैं, लेकिन उस लॉ को एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी परखती है कि वो संविधान के द्वारा संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सही है या नहीं है ना। ऐसे ही जो एग्जीक्यूटिव जो है वो कुछ गलत करती है, जुडिशरी और लेजिस्लेचर उस पर ध्यान रखती है। वो ये ध्यान रखते हैं कि जो कानून बना गया था क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन उसी के अनुसार हो रहा है या कुछ अलग हो रहा है। तो देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। कौन कौन से हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी। 3 सरकार के हैं, तीनों का पावर अलग अलग है। पावर अलग अलग को मतलब समझिए, तीनों पैरेलल है, तीनों की रैंक एक जैसी है, तीनों की एक ही ग्रेड है, कोई किसी के अंडर में कार्य नहीं करता, तीनों पैरेलल कार्य करते हैं। तीनों की शक्ति, तीनों के अधिकार, तीनों के कार्य बिल्कुल अलग अलग हैं। तो नीचे लिखा है, द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कांट इंटरफेयर द वर्क ऑफ द जुडिशरी। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशरी कार्य में इंटरफेयर नहीं कर सकती। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डोंट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। कोर्ट जो होती हैं सरकार के अधीन ही होती हैं, वो कोर्ट जो होती हैं सरकार के बिहेव पे कभी कार्य नहीं कर सकती। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ये एक तरीका है जिससे के माध्यम से जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा जा सकता। यस, अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। टर्मिनोलॉजी का मतलब ये है कि इस लेसन के अंदर कुछ टेक्निकल वर्ड आएंगे जिनका हम जनरली मीनिंग नहीं जान पाते हैं, जो कुछ उनके मीनिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूट के अनुसार कुछ अलग होते हैं। वो क्या क्या वर्ड है उनकी हम स्टडी करेंगे। जैसे एक वर्ड आ गया एक्विट। दिस रेफर टू द कोर्ट डिक्लेयरिंग दैट ए पर्सन is not guilty of the crime which she and he was tried by the court। इसका मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर कानून, जिस व्यक्ति पर जो केस चल रहा था, जिस व्यक्ति को अपराध का जो केस चल रहा था, वो व्यक्ति वास्तविक रूप से अपराधी नहीं है ना। ये इसका मीनिंग होगा। आगे दूसरा वर्ड अपील। In the context of this chapter, this refer to the petition filed before a higher court to hear a case that has already been डिसाइडेड बाय द लोअर कोर्ट। क्या होता है अपील का मतलब, जैसे कि आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अपना केस दर्ज करवा रखा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक निर्णय दिया, लेकिन आप उस निर्णय से खुश नहीं हैं, आप उस निर्णय से सहमत नहीं है, तो आप उसके ऊपर वाले कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपने हाई कोर्ट में की, यदि आप हाई कोर्ट के निर्णय भी संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो अपील का अधिकार आपको दिया गया है। आगे देखते हैं कंपनसेशन क्या होता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस लेसन दिस रेफर्स टू मनी गिवन टू मेक अमेंड फॉर एन इंजरी और लॉस। अब कंपनसेशन मतलब है कि आप पे जो केस चल रहा है
या आपके अधिकारों का हनन हुआ है, सरकार के द्वारा किसी बनाए गए कार्य की वजह से आपको कुछ आर्थिक नुकसान हुआ है, तो उस आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ सरकार से कुछ कंपनसेशन क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ पैसे उस पार्टी को लौटाने का कह सकती है। आगे और पढ़ते हैं। Eviction in the context of this chapter, this refers to the removal of the person from land and home that they are currently living in. Eviction का मतलब है कि जिस घर या जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं वो वास्तविक रूप से आपका नहीं है ना, आपने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, तो उसे छुड़वाने के लिए eviction काम में लिया जाता है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। Violation in the context of this chapter, it refers both to the act of breaking of law लो किसी कानून को तोड़ने का कार्य भी वायोलेशन कहलाता है, एज वेल एज द ब्रांच ऑफ द इन्फ्रिजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, है ना, ब्रीच और द इन्फ्रिजमेंट ऑफ द फंडामेंटल, यदि फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है या किसी आपने कोई कानून तोड़ा है तो वायोलेशन माना जाएगा, उसके लिए आपको अपराधी कहा जा सकता है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। आई थिंक आपको लेसन अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड के बीच में फॉलो करो, इनसे शेयर भी करवाएं। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 या 12 तक के SST और इंग्लिश के सभी लेसन्स के वीडियो आपको मिलेंगे। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग, ऐसे राइटिंग, इन्विटेशन राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सब चीज़ें आपको इस चैनल पर बहुत ही वेल एक्सप्लेन्ड मैनर में मिलेगी। आई थिंक वो आपको समझ में आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।